स्टूडेंट्स। तो आज हम पहला टॉपिक लेके जो आए हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज द फर्स्ट यूनिट, ऑल्सो फर्स्ट यूनिट इज और रिप्रोडक्शन बेसिकली, और उसका ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके ऊपर बेसिस यहाँ पे कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं, बेसिकली नेट के अंदर पूछे जाते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, इसमें एक ही पेरेंट होता है। और सबसे पहली बात कि इसके अंदर यूनिपेरेंटल है। दूसरी बात कि इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। गैमीट फॉर्मेशन may और may not occur। तो गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट गैमीट फॉर्मेशन हो चाहे ना हो, बट गैमीट फ्यूजन कभी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो ये भी बात ध्यान रखने लायक है। गैमीट फ्यूजन will not occur, ठीक है। और हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी बात ध्यान रखने जो बात है हमारी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली होती है माइटोसिस, ठीक है। अगर एक सोमैटिक सेल है, सपोज करिए एक सोमैटिक सेल है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, क्लास 10th में भी ये पढ़ाया जाता था बच्चों को। एक सोमैटिक सेल जो होती है, सपोज करिए हमारी ह्यूमन सेल है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो अगर ये सोमैटिक सेल डिवाइड करती है माइटोसिस की मदद से, तो आपको पता था, आपने प्लस वन में पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है तो उससे दो डॉटर सेल बनती है। उन दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी इक्वल होता है और वो अपने आइडेंटिकल होती है बिल्कुल पेरेंट्स के। उनको हम क्लोन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल बनेगी एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस एंड दीज आर द डॉटर सेल। और ये डॉटर सेल भी क्या कहलाएंगी? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल। और इनके अंदर भी सिर्फ उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने की पेरेंट में थे। ये बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के लिए। तो माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सोमैटिक सेल, एक सिंगल सोमैटिक सेल डिवाइड करती है माइटोसिस की मदद से, तो दो डॉटर सेल बन जाती है। और दोनों डॉटर सेल भी क्या होंगी? सोमैटिक सेल। और उनके अंदर क्रोमोसोम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जितने के आपके सोमैटिक सेल के अंदर थे। तो अच्छा, ये बात हमें एक और ध्यान यहाँ पे देनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस ही नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के अलावा ए माइटोसिस भी हो सकता है। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ए माइटोसिस, ये हमने प्लस वन में सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ए माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें स्पिंडल एपरेटस फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है दो पार्ट्स के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि क्रोमोसोम का जो डिवीजन है वो अनइक्वल हो, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी डिवीजन नहीं मानी जाती है। और ए माइटोसिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है किंगडम मोनेरा। पूरा किंगडम मोनेरा शो करता है ए माइटोसिस। और जैसे कि आप अभी पढ़ोगे भी आगे चल के, आपने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ोगे, बाइनरी फ्यूजन पढ़ोगे, तो आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बाइनरी फ्यूजन होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो उस बाइनरी फ्यूजन के अंदर कौन सी सेल डिवीजन होती है? ए माइटोसिस। पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा क्या शो करता है? ए माइटोसिस शो करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है लाइक है। तो ये दिस इज द बेसिक थिंग। अब इसी के ऊपर देखिए, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। सेकंड ऑप्शन है कैन अकर विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। तो अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इट कैन अकर विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। क्या और ये गैमीट और गैमीट फॉर्मेशन
के बिना हो सकती है, गैमेट के साथ भी हो सकती है और गैमेट के बिना भी हो सकती है। इट इज रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बिल्कुल, प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वैसे एपोमिक्सिस कहते हैं, बट एपोमिक्सिस का एक टाइप होता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं, ये उसका एक टाइप है। और डी ऑप्शन हमारा है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या आएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट भी करते जाना। सेकंड है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन स्टेटमेंट्स के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन। और सेकंड ऑप्शन हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अकर बाय राइजोम एंड सकर। बिल्कुल हमने 10th क्लास में भी ये पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आप पढ़ोगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होती है राइजोम सकर उसका एग्जांपल है। और एकॉर्निया इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। बिल्कुल, एकॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं और आपने पढ़ा था इसके अंदर कि इसकी वजह से पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फिश जो है वो मर जाते हैं पॉन्ड्स और लेक के अंदर। और डी ऑप्शन आपका है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन अकर इन यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होती है, बिल्कुल सही एग्जांपल है, बिल्कुल सही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है, साफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। ये हमने जैसे कि यहाँ पर बताया था कि गैमेटिक फ्यूजन जो है वो नहीं होता है किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। हमें क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए कहा गया था, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑप्शन सही है। तो जनरली फिर से हम एक बार बता देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, बट नॉर्मली वो बच्चे इस पॉइंट को पढ़ना भूल जाते हैं कि गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और गैमेटिक फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये ध्यान आपने रखना है इस चीज का। तो इसीलिए मैंने आपको ये 2 MCQs दिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्सुअल के अंदर हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो है फर्स्ट हमारा बाइनरी फ्यूजन। Let's talk about binary fission. बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर होती है, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ा होगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, बाइनरी फ्यूजन in this case the one parent divided into 2 parts and that 2 part may be equal or may not be equal। जैसे कि आप अगर इसी में बाइनरी फ्यूजन के अंदर पढ़ोगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है वॉटिसेला। तो वॉटिसेला के अंदर बाइनरी फ्यूजन जब होती है तो एक जो डॉटर है वो बड़ी साइज में बड़ी बनती है और एक डॉटर क्या बनती है, साइज में छोटी बनती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनरी फ्यूजन में जो 2 डॉटर बन रही हैं उनका साइज सेम ही हो, वो अनइक्वल भी हो सकता है, पर जनरली क्या बनता है, सेम साइज के बनते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन जो है वो 4 तरह का होता है। पहला आपका है इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या है हमारा, अमीबा। अमीबा प्रोटीज, ओके। अभी इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। नाउ सेकंड इज आवर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल क्या क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आप प्रोटिस्टा के अंदर लो, देखिए बाइनरी फ्यूजन के टोटल 4 टाइप होते हैं, वो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, और चारों के अंदर आप देखेंगे कि चारों के एग्जांपल प्रोटिस्टा में होंगे ही होंगे। प्रोटिस्टा चारों तरह के बाइनरी फ्यूजन शो करता है। तो जैसे कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या है, पैरामीशिया। ये डेफिनेटली ये क्या है, एक प्रोटिस्टा है, ठीक है। और इसके बाद एग्जांपल आता है डायटम, ये भी प्रोटिस्टा है, ठीक है।
अब इसके अलावा जो एनिमल्स प्लेनेरिया शो करता है क्या, ये एक एनिमल आपको पता है ये फ्लैट फॉर्म के अंदर आता है। तो प्लेनेरिया जो है बेसिकली एक एनिमल है, ये शो करता है ट्रांसवर्स बाइंड डिफिजन। और इसके अलावा एग्जांपल आता है बैक्टीरियम। ठीक है, these are the four prominent examples of transverse binary fusion। थर्ड हमारा है longitudinal binary fusion। जब भी हम longitudinal binary fusion का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि longitudinal binary fusion कौन शो करता है, यूग्लिना। बट इसका एक और एग्जांपल भी है, यूग्लिना के अलावा बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, वॉटिसेला। इसके बारे में भी हम स्पेशली पढ़ेंगे। वॉटिसेला को हम कहते हैं बेल ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा उस वक्त। बट इस वक्त फिलहाल हमने इसका फोर्थ टाइप लिखना है बाइनरी फ्यूजन का, एंड दैट इज फोर्थ टाइप आपका है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन ऑब्लिक होता है, ठीक है, और जो बॉडी है वो दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है सिरेटियम। क्या एग्जांपल है, सिरेटियम। So these are the four main types of binary fusion: irregular binary fusion, transverse binary fusion, longitudinal binary fusion, and oblique binary fusion. Okay. So first of all, we have to study about irregular binary fusion, that is amoeba. तो amoeba के अंदर हम पढ़ेंगे irregular binary fusion। तो जब भी amoeba के अंदर irregular binary fusion शुरू होता है, नॉर्मली amoeba क्या होता है, amoeba is basically irregular organism। अमीबा जब इंटरफेस में होगा, अमीबा जब इंटरफेस में होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर होता है। नॉर्मली हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसका, और हमने 11th में भी पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। खैर हम उसके स्ट्रक्चर में फिलहाल नहीं जाएंगे, हम आपको मेन चीज दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे इसके पास क्या है, यहाँ पे सीरोपोडिया है, ठीक है। अब ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब अभी आप जैसे अपने सेल साइकिल में पढ़ा है कि इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती। और आपने उसके 3 टाइप पढ़े थे, G1, S, G2 फेस। ये आपने 3 फेस पढ़े थे इंटरफेस के अंदर। तो आपको ध्यान देना है कि जब अमीबा इंटरफेस स्टेज में होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज इर्रेगुलर इन शेप, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें कि अब इसके अंदर जो स्पेशल तरह की माइटोसिस होती है अमीबा के अंदर, एक स्पेशल तरह की माइटोसिस होती है अमीबा के अंदर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट पहले हम इसमें दिखा देते हैं आपको। तो फर्स्ट स्टेज हमने जैसे कि पढ़ी है, किसी भी सेल डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जिसके नॉर्मली 4 फेज आपने पढ़े हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके तुरंत बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो जब पहले कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, प्रोफेज। तो जैसे ही प्रोफेज स्टेज आती है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, दिस इज द प्रोफेज स्टेज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द प्रोफेज स्टेज। Okay, and the सीरोपोडिया, अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से लिखें, यहाँ पे सीरोपोडिया बिकम शॉर्ट एंड ब्लंट। सीरोपोडिया यहाँ पे क्या बन जाते हैं, शॉर्ट बन जाते हैं और ब्लंट बन जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, नॉर्मली अमीबा के पास क्या होता है, अमीबा एक फ्रेश ऑर्गेनिज्म होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है।
उसके पास क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। आपको जैसे पता है किसके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है अब यहाँ पे डिसअपीयर होना देगा। तो हम ये कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, दिस इज प्रोफेज स्टेज, दिस इज प्रोफेज स्टेज। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे क्या होगा, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, एक तो सीरोपोडिया क्या बन गया, शॉर्ट बन गया और ब्लंट बन गया। दूसरी बात यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। और सबसे मेन चीज, पूरा का पूरा अमीबा क्या बन चुका है, सर्कुलर बन चुका है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अमीबा बिकम सर्कुलर। ओके, तो सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे है न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाइलिन एरिया बनता है। व्हाट इज दिस हाइलिन एरिया, हाइलिन का मतलब होता है ग्लास लाइक। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसके अंदर कोई भी ग्रैन्युल्स नहीं है, वो नॉन ग्रैनुलर एरिया कहलाता है ये एरिया, हाइलिन एरिया। हाइलिन एरिया मींस क्लियर एरिया, इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज। अगर मेटाफेज स्टेज को देखें, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अमीबा के अंदर एक स्पेशल तरह का माइटोसिस होता है। उस स्पेशल तरह के माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। ये मेटाफेज स्टेज है, ठीक है। प्रोफेज को, ये प्रोफेज स्टेज हमने पढ़ी थी, प्रोफेज स्टेज को होने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट्स। और मेटाफेज को होने के लिए लगते हैं 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगते हैं इसको होने के लिए। तो प्रोफेज जो स्टेज है उसके तुरंत बाद आती है मेटाफेज। अब आपने पढ़ा है कि नॉर्मली हम माइटोसिस में क्या पढ़ते थे +1 में, कि प्रोफेज जब स्टार्ट होती है तो प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में जाके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट कर जाती है। हमेशा नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट कर जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के दौरान जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये डीजेनरेट नहीं होती। और यहां पे स्पिंडल एपरेटस कहां बनता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेंज किस्म की माइटोसिस है, इसको हम +1 में पढ़ते थे, एबनॉर्मल माइटोसिस। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ एबनॉर्मल माइटोसिस होती है अमीबा के अंदर, और इसका नाम है इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, या इसको हम कहते हैं प्री माइटोसिस। तो इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस और प्री माइटोसिस किसे कहते हैं, जिसके अंदर जब सेल डिवीजन होती है, जब कैरियोकाइनेसिस होता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट नहीं करती, और यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस कहां बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो ये बहुत ही स्पेशल किस्म की माइटोसिस है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो आप देख ही चुके हैं, एक इसका एग्जाम्पल है अमीबा, सेकंड एग्जांपल इसका है यीस्ट, सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, यीस्ट, एंड थर्ड एग्जांपल है इसका सम एल्गी एंड फंजाई। कुछ एल्गी और फंजाई भी ये स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस शो करती है। तो इस ये जानना बहुत जरूरी है कि अमीबा के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ एबनॉर्मल माइटोसिस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो कभी भी डिजेनरेट नहीं करती। पूरी कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिजेनरेट नहीं करती, और स्पिंडल एपरेटस कहां बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो ये इस एबनॉर्मल माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इसे हम प्री माइटोसिस भी कहते हैं। ये सेल साइकिल में भी हम +1 में पढ़ते थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टेज पढ़ेंगे वो स्टेज है हमारी मेटाफेज। तो मेटाफेज हम पढ़ रहे थे, तो मेटाफेज के दौरान हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रिमेन
इंटैक्ट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंटैक्ट रही, मतलब वो ब्रेक नहीं करती है, और स्पिंडल एपरेटस कहां बनता है? स्पिंडल एपरेटस न्यूक्लियस के अंदर बनता है। स्पिंडल एपरेटस कहां है? स्पिंडल एपरेटस इज इंट्रा न्यूक्लियर। गॉट इट? दूसरी बात, अब नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है? एनाफेज। अब जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होती है तो एनाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस इलोंगेट्स, न्यूक्लियस इलोंगेट करना शुरू हो जाता है, बट अभी भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, वो ब्रेक नहीं हुई है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे सीधे लिखना है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इलोंगेट्स, न्यूक्लियस इलोंगेट्स। तो ये आपका एनाफेज है, दिस इज योर एनाफेज। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस डिवाइड, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो शुरू हो चुका है। तो आपने यहाँ पे लिखना है साइटोकाइनेसिस बिगिंस, साइटोकाइनेसिस बिगिंस। ओके, तो ये एनाफेज कितने मिनट के लिए होती है? एनाफेज होती है 10 मिनट्स के लिए। एनाफेज भी 10 मिनट्स में कंप्लीट होती है अमीबा के अंदर। उसके बाद अब लास्ट स्टेज आपको पता ही है टीलोफेज होती है। तो टीलोफेज में आपको पता ही है कि जो डॉटर अमीबा है वो बन जाएंगी, और जैसे कि हम पढ़ते थे कि टीलोफेज इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो प्रोफेज में हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो चुका था और अमीबा जो है वो सर्कुलर बन गया था, बट अब यहाँ पे क्या है? अमीबा यहाँ पे इररेगुलर है, और उसके सीलोपोडिया जो आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो सीलोपोडिया इसके वापस फिर से क्या हो चुके हैं? लॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसकी फिर से बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर से वापस आ चुके हैं। तो ये दो डॉटर अमीबा बन जाती है। दिस इज योर टीलोफेज। टीलोफेज कंप्लीट होती है 8 मिनट्स के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 8 मिनट के अंदर। तो अगर आप टोटल टाइम काउंट करें कि अमीबा में बाइफर्केशन होने में कितना वक्त लगा, तो आप काउंट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15, एंड देन 10 मिनट ऑफ द एनाफेज, 25, एंड 8 मिनट ऑफ टीलोफेज, तो टोटल 33 मिनट। तो व्हाट इज द आइडियल कंडीशन फॉर बाइनरी फ्यूजन? तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन in amoeba occur at 37 degree Celsius for 33 minutes। कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर होता है 37 डिग्री। व्हाट इज द आइडियल कंडीशन फॉर बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा? 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इट और ये कितने देर के लिए चलती है? 33 मिनट्स के लिए चलती है। तो ये एक आइडियल टाइम है इसका। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कब होती है? बाइनरी फ्यूजन अकर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, व्हेन everything around the amoeba is normal, means कि कोई ड्रॉट कंडीशन नहीं है, उसके पास सूटेबल, उसके पास प्रॉपर खाना है, उसके पास प्रॉपर अपना फूड है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो बाइनरी फ्यूजन नॉर्मली अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बट अमीबा कैन ऑल्सो शो, हम आगे पढ़ेंगे भी आगे के लेक्चर में, कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फ्यूजन ऑल्सो अकर इन अमीबा। ये भी हमें आगे चल के पढ़ना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रहे कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कब होती है? फेवरेबल कंडीशन में, जब फूड अवेलेबल है, जब कोई ड्रॉट कंडीशन नहीं है, उसके चारों वाटर अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अमीबा, जो उसको मतलब एनवायरनमेंट में जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अमीबा और बाइनरी फ्यूजन कितने टेम्परेचर पे होती है? 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 33 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी बात हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसमें एक स्पेशल तरह का माइटोसिस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस।
प्री माइटोसिस जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कैरोकाइनेसिस डीजेनरेट नहीं होती। और स्पिंडल एपरेटस कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। जबकि नॉर्मली क्या होता है माइटोसिस में, स्पिंडल एपरेटस पूरी सेल के अंदर बनता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या कर जाती है? डीजेनरेट कर जाती है माइटोसिस के दौरान। बट ये एक एब्नॉर्मल माइटोसिस शो करता है, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन हम पढ़ेंगे, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा।